In this video, we are going to cover reactions of alkanes. In the previous video, हमने preparations पढ़ लिए थे alkanes के, साइक्लो कंपाउंड्स के भी पढ़ लिए थे. तो आज हम उनके कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला रिएक्शन हेलोजनेशन. हेलोजनेशन वो रिएक्शन होता है जब आपका एल्केन आपके हेलोजन से रिएक्ट करता है, ठीक है ना. नॉट अ हेलोजन एसिड, मतलब HX नहीं, सिर्फ X2. यहाँ पर X2 आपका क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है. तो इन सब के ब्रोमीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल, इन सब से एल्केन जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू हियर मीन्स सनलाइट. तो जब ये सनलाइट की तरफ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर RH है और यहाँ पर X2 है, तो इसका एक X इसके एक R के संग कंबाइंड हो जाएगा और दूसरा X H के संग कंबाइंड हो जाएगा. तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, RH मिलेगा. और RH होता है हमारा एल्काइल हैलाइड, और HX मिलेगा जैसे कि आपका HCl एनी एसिड, HBr, ठीक है ना, ये सब एसिड होते हैं. तो दिस इज हेलोजिनेशन रिएक्शन. इसमें जब आप एल्केन का रिएक्शन किससे करा रहे हो, X2 से करा रहे हो, और X2 आपका कुछ भी हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, ठीक है. बट I2 यहाँ पे नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि I2 जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, हेलोजनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एल्केन्स का रिएक्शन होता है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन, और हमें मिलता क्या है, एल्काइल हैलाइड एंड वन मोर थिंग, दिस इज एसिड. नाउ नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में क्या होगा, HNO3 के संग रिएक्शन होगा. सेम वही चीज़, HNO3 के संग रिएक्शन आप कराओगे तो इसमें क्या चीज़ आपको मिलेगी, देखिए HNO3 के संग रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एल्काइल आपके HNO2 के संग रिएक्ट करेगा. मैकेनिज्म समझिए, देखिए लर्न मत करिए इसको, इसकी चीज़ें समझिए कि किस तरीके से रिएक्शन होगा. तो यहाँ पर जब आप इस R का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, NO2 के संग, ठीक है. तो NO2 के संग जब आपने करा दिया तो इस तरफ इस वाले मॉलिक्यूल में आपका क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल में आपका क्या बचेगा, एक H बचेगा, राइट, और एक O बचेगा. हमने NO2 का रिएक्शन R के संग ऑलरेडी फिक्स कर दिया, जिससे हमें RNO2 मिल गया. अब यहाँ पर हमारे पास एक H बचा और एक O बचा, और इधर क्या बचा, सिर्फ एक H बचा था. तो ये H इन दोनों OH के संग कंबाइंड होकर H2O देगा हमको. इज इट क्लियर, ये प्रोडक्ट्स कैसे बने आपको समझ में आया. ये एल्केन का रिएक्शन HNO3 के संग कराया, जिससे क्या हुआ, HNO2 एल्काइल के साथ जुड़ गया एंड बचा हुआ H उस OH के साथ जुड़ के H2O पे कंबाइन हो गया. नाउ मूविंग फर्दर, आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, आइसोमर्स क्रिएट होते हैं. जैसे कि हमारे पास ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन का हमें पता है आइसोमर बनता है, ठीक है ना. और उसमें हम आइसोमर्स भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि N ब्यूटेन होता है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन होता है, या फिर अगर हम उसका कॉमन नेम याद रखते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से बनेगा, आइसोब्यूटेन हो गया आपका. और पेंटेन के केस में नियोपेंटेन भी होता है. तो ये सब क्या बन रहे हैं, आइसोमर्स बन रहे हैं. तो जब ये आइसोमर्स बनते हैं तो उसी रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल देखिए ज़रा, ये रिएक्शन यहाँ पर ये ब्यूटेन है आपके पास. अब ब्यूटेन को हमने एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ट्रीट करा, AlCl3 HCl के संग, तो हमें क्या मिला, उसका आइसोमर मिल गया. और आइसोमर हमारा ये क्या है, आइसोब्यूटेन है. ओके, तो यहाँ पर एक चेन जो है वो इस तरफ आ गई, तो ये क्या बना आपका, आइसोब्यूटेन. आगे बढ़ते हैं हम एरोमेटाइजेशन पे. एरोमेटाइजेशन आपका क्या होता है, इसमें आपका एरोमेटिक रिंग बनती है. एक स्ट्रेट चेन से आपकी एरोमेटिक रिंग बन रही है. देखिए नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, और उसको क्या होने वाला है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बनाने को सीखने पड़ेंगे. तो देखिए पहले हम समझते हैं इसको कैसे करा. ये आपके पास एक प्रॉपर रिंग है, ठीक है. अब इसको एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए आपको 6 चाहिए होंगे, और इसमें टोटल कितने कार्बन है, देखिए इस तरफ 4, इस तरफ 1 और इस तरफ 1. ओके, दैट्स वेल एंड गुड. यहाँ पर आपके पास ऑल 6 कार्बन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. अब इनको साइक्लिक फॉर्म में लाने के लिए एक रिएजेंट की ज़रूरत है, दैट इज CrO3Al2O3. ओके, सो इस रिएजेंट की ज़रूरत है, तो आपको क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा. बट ये ऐसे ही नहीं बनेगा, इसमें से आपको 2 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं, एटलीस्ट 8 हाइड्रोजन्स को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिंग बनेगी. ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि पर्टिकुलर हर एक हाइड्रोजन में आपका क्या आ रहा है, पर्टिकुलर कार्बन में आपका 2 हाइड्रोजन तो जुड़ ही रहे हैं, ठीक है ना. तो इसीलिए यहाँ पर आपको 8 हाइड्रोजन जो है वो निकालने पड़ेंगे. तो ये थी रिएक्शन एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन, ठीक है.
आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज़ पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में आपका क्या हुआ, यहाँ पर डबल चेन बन गई, मीन्स एल्कीन बना या एल्काइन बना। तो यहाँ पर नॉर्मल एल्केन था, अब इस एल्केन को जब आप पायरोलाइसिस करोगे, ये रहा आपका एल्केन, अब इस एल्केन का पायरोलाइसिस करोगे तो आपको CH4 अलग कर दिया। अब CH4 अलग कर दिया तो यहाँ पर डबल चेन आ गई और ये आपको एक एल्कीन मिल गया। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज पायरोलाइसिस। ओके, यही दूसरा तरीका भी हो सकता है, पहले आपने एक चेन हटाई, अगर आप इसको एक चेन ना हटा के सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटाओ तो इधर आ जाएगा, तो आपका ये प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं इस पायरोलाइसिस पर्टिकुलर रिएक्शन में। क्या पॉसिबल है, 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आप हम थोड़ी और फ्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो भी हमने अभी रिएक्शंस पढ़ी। आपकी टोटल रिएक्शंस तो इतनी ही थी, मैंने एक संग लिख दी थी आपको ताकि समझने में आसानी हो। अगर आपको और अच्छे से समझनी हो या फिर रिवाइज करनी हो, सो आई सजेस्ट यू कि आप उसको एक पेज पे एक संग लिखिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपके लर्न करने में या फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो अभी हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था, मैं आपको एक और बार रिवाइंड कर दूं। हेलोजिनेशन आपका क्या था, जब आपका एल्काइल हैलाइड सॉरी एल्केन आपका किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा और हमको क्या मिला, एल्काइल हैलाइड और एक एसिड मिला, ठीक है। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वो डार्क में नहीं हो सकता, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको करने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो विग्रस मिक्सचर होता है एल्केन का और जो हेलोजन का, जब आप उसको एक्सपोज करते हो लाइट से एट द हाई टेम्परेचर, देन ओनली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब साइक्लोएल्केन के लिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, ध्यान से देखिए। साइक्लोएल्केन के लिए भी वही चीज़ है जैसे हमने एल्केन के लिए पढ़ा था। देखिए यहाँ पर साइक्लोएल्केन है, अब मैं ऊपर अगर एल्केन की रिएक्शन लिखूँ, देखिए इधर यहाँ पर था आपका RH, ठीक है, R पीछे लिख दिया, प्लस X2 गिव्स क्या दे रहा था हमको, RX, दिस इज एल्काइल हैलाइड, प्लस हमें एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा था HCl, राइट। और ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो लिखा गया नहीं है, HCl मिलेगा। क्यों HCl मिला, देखो यहाँ पर जो है आपका क्या मिलेगा, इधर देखिए ये कुछ आपका इस तरीके से है, ठीक है ना, बाकी रिंग भी बन रही है, मैं सिर्फ इस कार्बन का आपको शो कर रही हूँ। अब इसमें इस कार्बन के शो करने में क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना, 2 बॉन्ड बना रहे कार्बन के संग, 2 बॉन्ड बना रहे हाइड्रोजन के संग। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन जब तक जाएगा नहीं तब तक आपका X मतलब कि हाइड्रोजन अटैच कैसे होगा, तो इस X को अटैच होने के लिए एक हाइड्रोजन की बलि देनी ही पड़ेगी, आपको एक हाइड्रोजन का बलिदान देना पड़ेगा। अब जब एक हाइड्रोजन का हमने बलिदान दे दिया तो वो इधर आ गया, वहीं साथ में हमने X2 मॉलिक्यूल लिया था तो सिर्फ एक ही अटैच हुआ यहाँ पर, तो एक बचा, वो एक उस बलिदान दिए हुए H के संग कंबाइन होकर HCl या HBr क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से एडिशनल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। ओके, सो वही सेम चीज़ है आपकी, जैसे आपने एल्केन में पढ़ा था वैसे ही आपको साइक्लोएल्केन में पढ़ा। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप क्या आता है, सबसे पहले तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा। हेलोजिनेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, मतलब कि रेडिकल्स का फॉर्म करके ही अपने मैकेनिज्म्स को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्टेप यही है कि हेलोजन मॉलिक्यूल जो है वो होमोलाइसिस रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि चेन इनिशिएशन स्टेप, हम इसको कहेंगे स्टेप 1 को। अब कैसे होगा ये, X2 इसको आप हीट के संग रिएक्ट करोगे या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ X रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ रेडिकल फॉर्म। अब ट्वाइस ऑफ रेडिकल ही क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि हमने लिया भी X2 था, मतलब X का मॉलिक्यूल लिया था, हेलोजन का मॉलिक्यूल लिया था, इसीलिए ट्वाइस ऑफ रेडिकल बना। स्टेप 2, हेलोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट्स द एटम फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल देयर बाय फॉर्मिंग द एल्काइल हैलाइड। अब स्टेप 2 में क्या है, जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोजन एल्केन से ले लेगा और अपना हैलाइड चेंज कर देगा। तो यहाँ पर RH आपका एल्केन और ये X रेडिकल, अब हेलोजन का रेडिकल, अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना आपका X बना और R के पास रेडिकल आ गया। हेयर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि R रेडिकल कैसे बना। देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वैसा ही केस रेडिकल के संग भी होता है। अब ये खाली था, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं थी, तो इस बेचारे के पास एक रेडिकल था। अब जब इसके पास पेयरिंग आ गई
ठीक है ना। HX बन गया तो इसका रेडिकल ख़त्म हो गया। अब जब इसने HX इधर ले लिया तो खाली कौन रह गया, R रह गया ना, तो R के पास रेडिकल आ गया। ओके। स्टेप 3, एल्काइल रेडिकल ऑन कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H abstracts the halogen atom from it generating the molecule of alkyl halide। अब देखिए, अब ऐसी चीज़ हेलोजन ने एल्केन के साथ करी। अब एल्केन जो एल्काइल रेडिकल बना है, अब वो अपना रिवेंज लेगा। अब रिवेंज वो किस तरीके से लेगा, वो फिर से जाके वो इनिशिएशन स्टेप से X2 मॉलिक्यूल को लेगा और वहाँ से भी X मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट या फिर छीन लेगा। जैसे इधर किया वैसे ही इधर करेगा। अब यहाँ पर R आपका क्या था, अकेला, अब उसने भी वही सेम चीज़ करी जो X रेडिकल ने करी थी, ऐसे ही R रेडिकल करेगा, यहाँ से ले लेगा। अब दोबारा से X रेडिकल अकेला बचा। देखिए X रेडिकल पहले भी अकेला था, बाद में भी अकेला हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेप रहा। चौथे स्टेप में आपका क्या आता है, अब ये रिएक्शन टर्मिनेशन स्टेप में आएंगे। जितनी भी आपने अब तक 3 रिएक्शंस पढ़ी, उन तीनों रिएक्शंस को कंबाइन करके 4th स्टेप में रखा गया, ठीक है। इसको टर्मिनेशन रिएक्शन कहेंगे हम। सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, X रेडिकल जो फॉर्म हुआ था, सबसे पहले X रेडिकल फॉर्म हुआ था ना। X2 रेडिकल जो था, मैं साइड में आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहला फॉर्मेशन कैसा था, X2 रेडिकल जो मॉलिक्यूल है वो आपका ट्वाइस ऑफ X रेडिकल फॉर्म कर रहा था। अब यही ट्वाइस ऑफ X रेडिकल आपस में कंबाइन होके XX बना दिए, मतलब कि X2 बना दिए, वो तो हमें पता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, ये जो आपका X रेडिकल था वो HX के संग रिएक्ट कर रहा था, HR के संग, एल्केन के संग, तो वो HX बना रहा था और R रेडिकल को अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पर R रेडिकल अकेला हो गया तो R रेडिकल कंबाइन होके R क्रिएट कर दिया। थर्ड हमारा स्टेप क्या था, अब ये रिवेंज लेता है। ये रिवेंज किस तरीके से लेता है, ये फिर से किस से रिएक्ट करेगा, X2 से रिएक्ट करेगा। X2 से रिएक्ट करेगा तो इसको क्या मिलेगा, X रेडिकल दोबारा मिल जाएगा और ये अपना HX बना देगा, ठीक है ना। दीज वर द 3 स्टेप्स जो ऊपर लिखे हुए थे। तो X रेडिकल मिल गया। अब ये X रेडिकल इस R रेडिकल के साथ रिएक्ट करके RX बना देगा। मीन्स अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ तो देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ X रेडिकल और R रेडिकल के संग। पहला, जब R रेडिकल अपने ही R रेडिकल के संग कंबाइन कर ले। दूसरा, जब X रेडिकल अपने ही X रेडिकल के संग कंबाइन कर ले। तीसरा स्टेप, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, जब X और R आपस में कंबाइन करें। तो दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज़, वरना स्टेप्स तो आपके 3 में ही ख़त्म हो गए, ठीक है ना। जो मैकेनिज्म है वो तो आपके 3 स्टेप्स में ख़त्म हो गई थी, चौथे में तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और बार आप खुद से करके देखिएगा। अगर आप बिना देखे इसे करने में सक्सेसफुल होते हैं तो दैट मीन्स आपको अच्छे समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड हेलोजनेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन लास्ट वन इज आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ आपका, फ्लोरीन। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, फ्लोरीन। ओनली इन हेलोजनेशन, फ्यू रिएक्शंस में ये अलग भी हो जाता है, ये ऑर्डर रिवर्स भी हो जाता है, बट कुछ रिएक्शंस में ये सेम भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेलोजनेशन में क्या हो रहा है, F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। नाउ आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन कौन सा रिएक्शन था, जब आइसोमर्स क्रिएट हो रहे थे। इज यूज टू इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ द एल्केन्स। ब्रांच चेन एल्केन आर मोर वैल्यूएबल देन द स्ट्रेट चेन एल्केन एज अ मोटर फ्यूल। आइसोमेराइजेशन जो है वो आपका किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ब्रांचिंग जो है उसको बढ़ाने में। ऑब्वियसली ब्रांचिंग बढ़ ही रही है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था ब्यूटेन, राइट, हमने ब्यूटेन पढ़ा था। अब ब्यूटेन का आइसोमेराइजेशन हो रहा था, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, Al2O3 के प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। और क्या मिल रहा था हमें, आइसोब्यूटेन, मतलब कि एक ब्रांच बनी थी। और स्ट्रेट चेन, यहाँ पे कोई ब्रांच थी क्या, नहीं थी, बट यहाँ पर आइसोमेराइजेशन करने के बाद एक ब्रांच बढ़ गई, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं। वहीं अगर मैं नियोपेंटेन बनाऊँ ना, तो नियोपेंटेन की देखिए कितनी ब्रांचेस बनेंगी, कुछ इतनी ब्रांचेस बन जाएंगी। देखिए 2 ब्रांचेस बन गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस तो इतनी हो सकती हैं अभी एक कार्बन के संग, तो इतनी ब्रांचेस बन गई। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जैसे जैसे बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे ज़्यादा वैल्यूबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेट चेन की इतनी वैल्यूएबल नहीं है स्ट्रेट चेन जितना ब्रांच्ड चेन वैल्यूएबल है। क्यों, क्योंकि मोटर फ्यूल्स में यही चीज़ यूज़ होती है। तो ये आपके आइसोमेराइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। देन अब हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन से रिलेटेड। एरोमेटाइजेशन में साइक्लाइजेशन होता है, येस ऑफ कोर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं तो साइक्लाइजेशन तो होगा ही होगा। एंड आइसोमेराइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का निकल जाना,
ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि एक हाइड्रोजन का बलिदान देना ही पड़ेगा, तब जाके वो X वहाँ पर अटैच होगा, तो डीहाइड्रोजनेशन हुआ। डीहाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का निकल जाना। आइसोमेराइजेशन मैंने आपको वो बता ही दिया, क्योंकि आइसोमर बनते एक तरीके से साइक्लो कंपाउंड बन रहा है। एरोमेटाइजेशन जो होता है गैसोलीन का, वो इंक्रीज करता है देयर ऑक्टेन नंबर फ्रॉम 40 to 95। सो दिस इज ओनली अ फैक्ट टू कीप इन माइंड। नाउ cyclic aromatization in the presence of platinum is sometimes referred to as a platforming or hydroforming। प्रोटोलाइसिस ऑफ एल्केन, जब हमने प्रोटोलाइसिस पढ़ा था एल्केन का, पर्टिकुलरली व्हेन द पेट्रोलियम इज कंसर्न इज नोन एज क्रैकिंग। जब पेट्रोलियम के केस में ही आप प्रोटोलाइसिस करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स। स्मॉल रिंग कंपाउंड्स की कैसे रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ये रिंग कंपाउंड है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन बना रहा है, राइट। तो अब इनकी रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, ध्यान से समझिएगा। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट काफ़ी ईजी अगर आप समझ लें तो। अच्छे समझिए, यहाँ पर H2 रिएक्शन हो रहा है। H2 मतलब कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब रिएक्ट हो रहा है तो दो हाइड्रोजन है, मतलब कि दो जगह अटैच हो सकते हैं आराम से। अगर इधर का एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ दे और इधर का एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ दे, बॉन्ड बना के सीधी चेन बना दे और ये हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो ये एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। ये एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस भी है जिससे आप साइक्लो कंपाउंड को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे Br2 के केस में होगा, CCl4 के प्रेजेंस में करोगे तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाता हुआ Br और Br इधर अटैच हो जाएगा। अब HBr के केस में एक की तरफ H और एक तरफ Br। यहाँ पर कंसेंट्रिक H2SO4 के केस में एक तरफ H और एक तरफ OH। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस साइक्लो कंपाउंड को आपको स्ट्रेट चेन बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज रिएजेंट्स एंड दीज रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है साइक्लोब्यूटेन डज नॉट अंडरगो मोस्ट ऑफ द रिंग ओपनिंग। अब जो साइक्लोब्यूटेन होता है वो रिंग ओपनिंग में नहीं जाता इतना। रिएक्शंस ऑफ द साइक्लोप्रोपेन अनलाइक द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन डू नॉट रिएक्ट विद Br2 and HBr H2SO4, it hydrogenated under the vigorous conditions। अब देखिए ये क्या है, आपको साइक्लोब्यूटेन दे रखा है। ये नॉर्मली जितनी साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन शो कर रहा है, अभी हमने देखा ना, HBr के साथ कर रहा है, Br2 के साथ कर रहा है, H2 के साथ कर रहा है और H2SO4 के साथ भी कर रहा है रिएक्शन, उतनी साइक्लोब्यूटेन नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ H2O के संग रिएक्ट करता है, ठीक है। बाकियों के संग रिएक्ट करके वो हाइड्रोजनेट हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड कर लेता है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ यही वाली रिएक्शन शो करता है। तो विद दिस टॉपिक हमने एंड कर दी। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई, बट इस वीडियो में आपका लास्ट तक पूरा ये यूनिट कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मे बी एल्केन्स पढ़ेंगे। ओके, तो हम एल्केन्स कवर करेंगे। ऐसे ही छोटा सा टॉपिक हो, छोटी सी यूनिट होगी, जैसे एल्केन्स का था वैसे ही एल्कीन्स का भी होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।